हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो कैसे होती है। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है। हमारे रेस्पिरेशन में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग करना। ब्रीथिंग यानी कि जो बाहर की एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको अंदर लेना और CO2 रिच जो एल्वियोलर एयर है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 है उसको बाहर निकालना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग होती है ना वो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। अब हमें तो बस इतना ही पता है कि सांस अंदर लेना या बाहर से और बाहर छोड़ना, ये हो गई ब्रीथिंग। इसी को तो रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन का पार्ट होती है ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि O2 वाली एटमॉस्फेरिक एयर को हमने अंदर लिया और CO2 को, जो हमारी बॉडी से CO2 है उसको बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रीदिंग। तो फिर इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, जो O2 एंड CO2 है ना, जैसे कि हमने फिर पहले वाली वीडियो में देखा कि O2 एंड CO2 जो होते हैं उनका एक्सचेंज किस लेवल पे होता है, एक्चुअल रेस्पिरेशन किस लेवल पे होता है, एल्वियोलाई के लेवल पे। तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो होती है ना, या एल्वियोलर मेम्ब्रेन के लेवल पे CO2, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होना, या इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन होना। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। हमने जो सांस ली है, जो हमने O2 ली है, उसे हम अंदर टिश्यू तक भी तो हमें पहुंचाना है ना। तो ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके हमारे टिश्यू तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब टिश्यू तक लेके कौन जाएगा, चलो ब्लड में तो चली गई एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू, अब टिश्यू तक लेके भी तो जाना है इसको। तो लेके कौन जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है वो ब्लड के लेवल पे हुआ है, एल्वियोलाई और ब्लड के लेवल पे हुआ है। अब जो ब्लड है वो इन गैसेस को लेके जाएगा। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या है, चलो ब्लड से टिश्यू तक पहुंच गए, अब उस लेवल पे भी तो एक्सचेंज होगा। तो ब्लड एंड टिश्यू के लेवल पे एक्सचेंज होगा, वो एक्सचेंज इसलिए हम बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। भाई ओवरऑल तो हमें टिश्यू तक ही पहुंचाना है ना। अब फिर लास्ट स्टेप होगा इसका, टिश्यू तक पहुंच गया, अब टिश्यू यूटिलाइज भी तो करेगा तभी तो काम होगा ना। ठीक है, तो O2 को जो हमारी सेल्स है वो यूटिलाइज करेंगी। तो फिफ्थ स्टेप हो जाएगा हमारा यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, ये है हमारा प्रॉपर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे। जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लिया, उसको अंदर लेने के बाद एल्वियोलाई के लेवल पे और ब्लड के लेवल पे उसका एक्सचेंज होगा, जिसे हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं। फिर ब्लड में पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू तक। तो ट्रांसपोर्ट कर कौन रहा है, ब्लड कर रहा है। फोर्थ स्टेप में हम डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड और टिश्यू के बीच में फिर से एक्सचेंज होगा और फिफ्थ स्टेप में यूटिलाइज होगा। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन होगा कैसे, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर और बाहर लेंगे कैसे, ऐसे कौन से चेंजेस होंगे हमारे लंग्स में, वो उसे हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के। हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इंस्पिरेशन, यानी कि O2 को अंदर लेना, और दूसरा एक्सपिरेशन, जो CO2 टिश्यू से आई है उसको बाहर निकालना। ओके, फिर
दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। अब ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं हमारे लंग्स में जिसकी वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है? तो हमें इंस्पिरेशन में करना क्या है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है ना उसको हमें, उस हवा को हमें अपने लंग्स के अंदर लेना है। तो एक नॉर्मल जो रूल होता है वो हम सबको पता है, चाहे एयर हो या फिर वाटर हो, कुछ भी हो, इन सब का फ्लो, कोई भी मैटर हो, इन सब का फ्लो क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ होता है। ठीक है, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से हम प्रेशर ग्रेडियंट को मैनेज करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब अगर हमें प्रेशर ग्रेडियंट को कैसे मैनेज करना है, एक नॉर्मल सी बात है, अगर हमें बाहर से अंदर एयर लेनी है, इंस्पायरेशन करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसे हमें कम करना पड़ेगा, तब जाके वो जो एक्सटर्नल एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आएगी। ठीक है, और एक्सपायरेशन में हमें इसका अपोजिट करना पड़ेगा, इंटरनल जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब तो हम ज्यादा से कम की तरफ एयर को भेज पाएंगे। ठीक है, तो एक ये बेसिक रूल के साथ में क्या करेंगे, डायफ्राम और सेट इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या रोल है। डायफ्राम नॉर्मली ऐसा हम ले लेते हैं कि ये डोम शेप का, एक नॉर्मली डायफ्राम डोम शेप का होता है। ये एक नॉर्मल डायफ्राम है। ठीक है, और ये डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डाउनवर्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा लंग्स है, इसके ऊपर हमारा लंग्स है। अब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, जो वॉल्यूम है हमारे लंग्स का वो बढ़ जाएगा। और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, लिटरली क्या होता है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। अब रिब्स के बीच में होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ये है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। मैं आईसी मसल्स लिख देती हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल्स, अब इनकी वजह से क्या होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से फिर से वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा लंग्स का। दोनों ही कंडीशन में जो दोनों ही मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, हमें दोनों को इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो इसको हम याद कर लेंगे, इंस्पायरेशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम याद कर लेंगे कैसे, इंस्पायरेशन में क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। तो आईसी से याद कर लो, या इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि इंस्पायरेशन में हमें दोनों को, डायफ्राम को भी, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उन्हें भी हमें क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट करवाने से क्या होगा, ये दोनों ही केसेस में आपके जो लंग है उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना वो कम हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ा तो जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बाहर का जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब एक्सपायरेशन कैसे होगा, एक्सपायरेशन में जो कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है वो वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, और जो रिब्स हैं वो भी अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगी, क्योंकि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनका क्या होगा, उनका रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये जो लंग्स है वो अपने वापस से नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम था लंग का वो कम हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम कम हो गया है लंग का तो इसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है जो कि हमारे टिश्यू से आई हुई है, CO2 वाली।
तो प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा तो जो हमारा नॉर्मल फ्लो चलता है ज्यादा से कम की तरफ, तो प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ने से जो लंग्स के अंदर की एयर है CO2 वाली, वो बाहर निकल जाएगी, एटमॉस्फेरिक एयर में निकल जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो ये है हमारा NCERT का डायग्राम, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, ये है हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है ना, इसमें इंस्पायरेशन दिखाया हुआ है, ठीक है, इसमें इंस्पायरेशन दिखाया हुआ, और जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें हमने एक्सपायरेशन दिखाया हुआ है उसमें हमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस, ठीक है। और जो रिप्स एंड स्टर्नम, जो हमारी रिप्स एंड स्टर्नम है, ये जो साइड में येलो कलर से डिनोट की गई है, ये क्या है, ये है हमारे रिप्स, ठीक है। तो ये इन्हीं रिप्स के बीच में होती है हमारी इंटरकॉस्टल मसल। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये रेज्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये अपलिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है हमारी, उसका लंग्स का वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कम हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर है वो फाइनली लंग्स के अंदर आ रही है। अब वहीं अगर हम सेकेंड डायग्राम देखें, तो आप इसमें डायफ्राम देखो, डायफ्राम रिलैक्स्ड हो रहा है, और ये डोम शेप का होता है, तो ये वापस से अपने आर्क में, अपने शेप में आ रहा है, जिसकी वजह से ये, इसमें देखो पहले वाले डायग्राम में ये नीचे की तरफ पुश हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और सेकेंड डायग्राम में ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आया है, तो ये रिलैक्स्ड हो गया है और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है सेकेंड डायग्राम में, ठीक है। और जो रिप्स हैं वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली गई है, क्यों, क्योंकि ये भी रिलैक्स्ड कर गई हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स कर गई हैं, जिसकी वजह से ये भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई है, और डायफ्राम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है, और जिससे क्या हुआ है, जो वॉल्यूम है थोरैक्स का वो कम हो गया है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बढ़ गया है, और इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से जो एयर है वो लंग्स के बाहर निकल गई है, एक्सपेल्ड आउट हो गई है और लंग्स के बाहर निकल गई है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, आपको DC से याद कर लेना है, ठीक है, या IC से याद कर लेना है। IC से क्या हो जाएगा, IC से हो जाएगा I और C, I से हो जाएगा इंस्पायरेशन, और C से हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। इंस्पायरेशन में हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना है दोनों का, इसका इंटरकॉस्टल मसल्स का भी और डायफ्राम का भी, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन करवा देना है हमें, डायफ्राम का भी और इंटरकॉस्टल मसल्स का भी, ठीक है। तो IC से आप याद कर लेना कि हमें इंस्पायरेशन में क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सेकंड वाले को तो नॉर्मल पोजीशन में ही ला देना है, वो तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, या फिर आप DC से भी याद कर सकते हैं, DC से डायफ्राम, डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब DC के लिए मैं इसलिए ज्यादा प्रेफर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वैसे आपको याद तो रहेगा, पर क्योंकि हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी तो है ना, उसे भी हमें कॉन्ट्रैक्ट ही करवाना है, तो आप दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे आप वैसे याद कर सकते हो। बाकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। थैंक यू।